हेलो एवरीवन। तो आज हम टू ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट बाय जॉन लॉक का पार्ट 3 पढ़ेंगे। और अभी तक हमने ये देखा कि ये बुक जॉन लॉक के द्वारा 1689 में लिखी गई है। और अभी तक हमने ये देखा है कि ये बुक ना 2 पार्ट में डिवाइडेड है। जैसे कि इसको हम देख सकते हैं जैसे कि बुक 1 और बुक 2। तो बुक 1 में बेसिकली उन्होंने बताया था कि जो सर रॉबर्ट फिल्मर हैं उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी पेट्रियार्का करके, इंग्लिश फिलोसोफर थे वो। और उन्होंने पेट्रियार्का में बेसिकली ये बताया था कि डिवाइन राइट ऑफ किंग क्या है। जो किंग है वो गॉड ने भेजा है और उन्होंने जो डिवाइन ओरिजिन थ्योरी है स्टेट की उसको उन्होंने प्रमोट किया है, उसके बारे में उन्होंने बताया है। तो उन्होंने यही बताया था कि किंग को गॉड ने भेजा है और एडम जो है वो गॉड के द्वारा भेजे गए हैं और वो पहले किंग थे स्टेट के और उनके सक्सेसर्स ही आगे जाके रूलर बनेंगे। तो जो जॉन लॉक थे उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया और उन्होंने ये बताया कि एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए किंग के पास। और उन्होंने बताया कि अभी के टाइम पे इतने ज़्यादा किंग हो गए हैं कि ये चीज़ को डिसाइड करना मुश्किल है कि एडम की सक्सेसर कौन से वाले हैं। और फिर पार्ट 2 में उन्होंने बस यही बताया कि स्टेट का मतलब स्टेट ऑफ नेचर क्या है, लोगों की नेचुरल लॉ क्या है और बेसिकली मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे फॉर्म हुई, कॉमनवेल्थ कैसे फॉर्म हुआ, 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट क्या है और प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर्टी शब्द का यूज़ किया है जो कि लोगों की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट किस तरह से बचा रही है। तो अभी हम वही देखेंगे और हम चैप्टर 13 से आगे पढ़ेंगे और ये लास्ट पार्ट है इस बुक का। तो इसी में फिर हम तो अभी ना हम यहाँ से चैप्टर 13 से स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 13 का नाम है ऑफ द सबॉर्डिनेट ऑफ द पावर ऑफ द कॉमनवेल्थ। इसमें लॉक ने बताया है कि जो पावर है वहाँ पे स्टेट ऑफ नेचर में, तो वो क्या 3 टायर ऑफ सिस्टम में डिवाइडेड है। जैसे कि एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फेडरेटिव। लेजिस्लेटिव जो है वो कि रूल्स बनाएगा और एग्जीक्यूटिव उन्हें इम्प्लीमेंट करेगा और फेडरेटिव फॉरेन अफेयर्स को देखेगा। तो लेजिस्लेटिव क्या है कि सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है और बाकी के दोनों उनके सबॉर्डिनेट माने जाते हैं जो कि आंसरेबल हैं लेजिस्लेटिव के लिए। और बाकी के दोनों पावर्स जो हैं वो बाउंड हैं और वो लेजिस्लेटिव से बिना पूछे ऐसा कोई काम कर नहीं सकती हैं, उनके खिलाफ कोई काम नहीं कर सकती हैं। और ये ऐसा भी नहीं है कि लेजिस्लेटिव जो है उसी के पास पूरी पावर है, वो भी बाउंड है लोगों के कंसेंट के लिए और जो पब्लिक का जो ट्रस्ट है जिस वजह से वो जो गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। तो लेजिस्लेटिव को भी क्या है कि रूल्स ऐसे ही बनाने हैं जो कि इंडिविजुअल के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करें, उन्हें हार्म ना करें। और जो सबॉर्डिनेट हैं वो या फिर जो एब्सोल्यूट अथॉरिटी भी है जैसे कि लेजिस्लेटिव है, वो भी क्या है लोगों के कंसेंट के लिए ही काम करेगी, उनके पर्सनल इंटरेस्ट के, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए उन लोगों को काम नहीं करना है। पार्ट 14 में है ऑफ प्रेरोगेटिव। प्रेरोगेटिव क्या है, एग्जीक्यूटिव की एक ऐसी पावर है जो कि पब्लिक गुड के लिए काम करेगी और वो विदाउट एक्सप्लिसिट अथॉरिटेरियन फॉर्म और द लॉ। अब ये क्या है, एक डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है। अब प्रेरोगेटिव क्या है, प्रेरोगेटिव तब काम आती है जैसे कि कोई इमरजेंसी का या कोई यूनिक सर्कमस्टेंसेस आ गए यहाँ पे, जहाँ पे स्ट्रिक्ट हो गए हैं, जैसे कि कोई लॉ है या फिर जैसे कि लेजिस्लेटिव है, उन्होंने कोई ऐसा लॉ बना दिया है जो कि लोगों के नेचुरल राइट्स के ख़िलाफ़ है। तो एग्जीक्यूटिव ये है कि वो कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो पब्लिक के इंटरेस्ट में हो। और प्रेरोगेटिव जो है वो जो सिर्फ पब्लिक गुड कर सकता है, वो पब्लिक गुड के लिए ही काम करना है उन्हें और उन्हें अपना बेस्ट इंटरेस्ट दिखाना है पब्लिक गुड के लिए। अब एग्जीक्यूटिव क्या है, 2 टाइप में भी आ सकता है। एक तो प्रेरोगेटिव हो सकता है, एक होता है आर्बिट्री हो सकता है। अब प्रेरोगेटिव में क्या है कि ये एक लॉफुल काम है जो कि सिर्फ कॉमन गुड के लिए काम करेगा, अच्छा करेगा, लोगों के कंसेंट में काम करेगा। लेकिन आर्बिट्री पावर क्या है कि ये अनलॉफुल है और वो लोगों के नेचुरल राइट्स को वायलेट करेगा और पब्लिक के इंटरेस्ट में काम नहीं करेगा। नेक्स्ट है चैप्टर 15, पैटर्नल, पॉलिटिकल एंड डिस्पोटिकल पावर कंसिडर्ड टुगेदर। अब हम ये देख लेते हैं कि इनकी डेफिनेशंस क्या हैं, इनमें डिफरेंसेस क्या हैं। जैसे कि पैटर्नल पावर है, इसको हम पेरेंटल पावर भी बोल सकते हैं, जो कि नेचुरल ड्यूटी पे बेस्ड होती है या फिर ऐसे कहते हैं डीप रूटेड होते हैं। इसे हम ऐसे ले सकते हैं कि एक फैमिली का जो हेड है, या जैसे कि उस टाइम पे पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट थी, तो फैमिली के हेड को हम ऐसे ले सकते हैं कि एक जो मेल है या जो फादर हैं वो फैमिली के हेड हैं और उनके ऊपर पूरी ड्यूटी है कि उन्हें अपने चिल्ड्रन का ध्यान रखना है, उनके एजुकेशन, उनके फूड का ध्यान रखना है। और कब तक ध्यान रखना है, जब तक वो मैच्योर ना हो जाए, जब तक बच्चे मैच्योर ना हो जाए तब तक रखना है।
अब पॉलिटिकल पावर यहाँ पे क्या, पॉलिटिकल पावर में ये है कि लोगों के कंसेंट से और उनके लोगों के इक्वल कंसेंट से जो एक गवर्नमेंट फॉर्म होगी जो लोगों के नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट करेगी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे यही है कि लोगों की पर्सनल लिबर्टी और राइट टू लाइफ वगैरह, यहाँ पे प्रॉपर्टी का मतलब ये है। अब डिस्पोटिकल पावर्स क्या होगी, डिस्पोटिकल पावर ये है कि ये एक एब्सोल्यूट और आर्बिट्री अथॉरिटी है जो कि फोर्स के द्वारा आ गई है, जिसको जो कि लोगों के कंसेंट से नहीं आई है। और इसमें क्या है कि ये एक ऐसा हो सकता है कि ये टायरनी का फॉर्म ले सकती है। अब ये है कि एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स के लिए या रूलर्स के लिए, पेरेंट्स के पास भी एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए। वो क्या है, मतलब पेरेंट्स के लिए एब्सोल्यूट अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए, रूलर्स के लिए भी अथॉरिटी नहीं होनी चाहिए एब्सोल्यूट, नहीं तो वो क्या है एक टायरनी का फॉर्म ले लेगी और ना वो लोगों की जो पर्सनल लिबर्टी है उन्हें वायलेट करेगी। और जो पॉलिटिकल पावर्स हैं जैसे कि हमने देखा कि पॉलिटिकल पावर्स हैं वो लोगों के कंसेंट से आती हैं, तो वो लोगों के विल में काम करती हैं, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती हैं। अब चैप्टर 16 है ऑफ कॉन्क्विस्ट। अब कई बार ऐसा होता है कि वॉर लाइक सिचुएशंस आ जाती है और बाहर से कोई ऐसी अथॉरिटी आ जाती है जो फोर्सफुली पावर में आ जाती है, और तो ये क्या करते हैं कि नेचुरल राइट्स को वायलेट्स करते हैं। और सबसे पहले इनसे अफेक्ट होती हैं इनोसेंट पार्टीज़। इनोसेंट पार्टीज़ यहाँ पे होंगी चिल्ड्रंस और विमेंस होंगी, जैसे कि तो कोई इनसे ही काम करना चाहिए। और पॉलिटिकल पावर जो है वो सिर्फ फोर्स से नहीं चल सकती है, लोगों के कंसेंट के बिना पॉलिटिकल पावर नहीं चल पाएगी। अब चैप्टर 17 है ऑफ असर्पेशन। असर्पेशन अकर्स व्हेन समवन सीजेस पावर और अथॉरिटी दैट डज नॉट राइटफुली बिलोंग टू देम। इसमें क्या होता है कि एक ऐसा ग्रुप या एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिनको लोग अपने कंसेंट से नहीं लाते हैं, लेकिन वो फिर भी आ जाते हैं और वो ऐसे काम करते हैं जो लॉफुली सही नहीं होते हैं या वो अननेसेसरी काम करते हैं, जो कभी कभी ऐसा होता है कि लोगों के नेचुरल राइट्स को भी वायलेट करते हैं और ज़्यादातर वो लोगों के फिर विल में या उनके नेचुरल राइट्स के हित में काम नहीं कर पाते। जैसे कि वो क्या करते हैं, जो लेजिटिमेट रूलर्स हैं वो बिना प्रॉपर कंसेंट के उनकी अथॉरिटी ले लेते हैं। और असर्पेशन जो है वो कंकेस से थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि यहाँ पे क्या होता है कि कंकेस में क्या होता है कि जो पावर है वो फोर्स के द्वारा ले ली जाती है और एक टायरनी का फॉर्म ले लेती है, जहाँ की और यहाँ पे क्या होता है कि लेजिटिमेट पावर अब्यूज़ हो जाती है और ये क्या है जो भी काम करते हैं वो राइटफुली नहीं करते हैं और अनलॉफुल काम करते हैं। और सब पावर जो होती हैं वो लैग होती हैं पीपल के कंसेंट में। और यहाँ पे भी क्या है कि जॉन लॉक ने एक चीज़ बताई है कि पीपल जो हैं या फिर जो गवर्न लोग हैं उनके पास राइट टू रेजिस्ट की पावर है। उन्हें अगर कोई गवर्नमेंट ऐसा लग रहा है कि वो उनके विल के हिसाब से काम नहीं कर रही है या उनके कंसेंट के हिसाब से काम नहीं कर रही, तो वो रेजिस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे उनके पास एक राइट टू रेजिस्ट पावर है ताकि वो अपनी दोबारा से लेजिटिमेट गवर्नेंस को रिस्टोर कर सकें। और एंड लॉक असर्ट्स दैट पीपल आर नॉट ऑब्लिगेटेड टू ओबे ए असर्पर। पीपल्स जो है वो ऑब्लिगेट नहीं है कि उनको असर्पर की बात माननी ही पड़ेगी। अब नेक्स्ट है चैप्टर 18 ऑफ टायरनी। अब टायरनी एक ऐसा है कि जब एक कोई रूलर है या गवर्निंग बॉडी है वो पावर का अच्छे से यूज़ नहीं कर रही है और अपने प्राइवेट पर्पस के लिए या प्राइवेट एडवांटेजेस के लिए यूज़ कर सकती हैं, तो वो टायरनी का फॉर्म ले लेती हैं। और टायरनी जो है वो लॉ के रिगार्ड में काम नहीं कर सकते हैं। और टायरनी का बेसिकली ये क्या होता है कि वो अब्यूज़ ऑफ लेजिटिमेट अथॉरिटी होते हैं। अब जो टायरनी है वो अब्यूज़ होता है लॉफुल पावर का। और असर्पेशन क्या होता है कि ये होता है इलेजिटिमेट सीजर ऑफ पावर रिगार्डलेस ऑफ हाउ इट इज़ टू बी यूज्ड। यहाँ पे क्या होता है कि जो लेजिटिमेट पावर हैं उन्हें हटा के वो पावर में तो आ जाते हैं, लेकिन उन्हें ये चीज़ पता ही नहीं है कि पावर को यूज़ कैसे करना है। नाउ इफ़ ए रूलर एक्ट अगेंस्ट पब्लिक गुड देन इट टर्न्स आउट टू बी टायरेंट। अगर कोई रूलर पब्लिक गुड में काम नहीं कर रहा है तो वो टायरेंट बन जाता है। और यहाँ पे भी लोग बताते हैं कि पीपल के पास ये राइट है कि वो इस चीज़ को रिजिस्ट कर सके और टायरनी के खिलाफ जा सके। और टायरनी से बचने के लिए उन्होंने ये बताया है
कि जो सेपरेशन ऑफ पावर था गवर्नमेंट में, 3 टायर्स ऑफ सेपरेशन था, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फेडरेटिव, जहाँ पे कि हम टायरनी से बच सकते हैं। और रूलर जो है वो पब्लिक गुड के लिए ही फोकस होना चाहिए, अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए फोकस नहीं होना चाहिए। अब ये है लास्ट चैप्टर, चैप्टर 19 ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का डिसोल्यूशन कैसे हो सकता है? एक तो हो सकता है जैसे कि 2 टाइप से हो सकता है, इंटरनल फेलियर्स और एक्सटर्नल फेलियर्स। अब इंटरनल फेलियर्स में क्या हो गया कि जैसे कि कोई एक गवर्नमेंट है या जो कि भी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी कॉमनवेल्थ यहाँ पे चल रहा है, वो लोगों के गुड में काम नहीं कर रहा है और वायलेट्स कर रहा है उनके नेचुरल राइट्स को, तो ऑब्वियसली ये है कि ये एक गवर्नमेंट को फेल दिखाएगा कि गवर्नमेंट लोगों के कंसर्न में काम नहीं कर पा रही। अब सबवर्जन ऑफ लॉज, जैसे कि कोई लॉ जो बनाया गया है, वो क्या कहते हैं, जो लेजिस्लेचर में कोई लॉ बना दिया है लेकिन वो लोगों की कंसेंट के खिलाफ लॉ बना दिया। लोगों ने जिस जनरल विल के लिए उस कॉमनवेल्थ को लाया था, वो कॉमनवेल्थ क्या कर रही है, अब लोगों के कंसेंट में ही लॉ नहीं बना रही, तो ये भी एक तरह का फेलियर हो गया है। अब अब्यूज़ बाय एग्जीक्यूटिव पावर, अब जैसे कि अब्यूज़ बाय एग्जीक्यूटिव पावर कैसे हो गया कि एग्जीक्यूटिव पावर ने आर्बिट्ररी पावर डाली, फोर्स के द्वारा उन्होंने क्या किया, जो लॉ बनाया गया उन्होंने उसे अच्छे से इम्प्लीमेंट किया ही नहीं, तो वो भी लोगों के लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। अब एक्सटर्नल थ्रेट यहाँ पे क्या है कि कोई फॉरेन पावर आ गई, जैसे कि वॉर लाइक सिचुएशन आ गई, तो दूसरे लोगों ने यहाँ पे फोर्स के द्वारा पावर ले ली और यहाँ पे फिर स्लेवरी जैसी सिचुएशंस देखी जा सकती हैं, जो भी डिसोल्यूशन ऑफ गवर्नमेंट में आ जाएगा। अब क्या है, पीपल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पीपल्स के क्या क्या राइट बताए हैं जॉन लॉक ने, जैसे कि वो क्या कर सकते हैं, अपने कंसेंट को विड्रॉ कर सकते हैं, और वो क्या कर सकते हैं, दे कैन फॉर्म ए न्यू गवर्नमेंट इन टर्म्स ऑफ देयर इंटरेस्ट एंड राइट, वो एक न्यू गवर्नमेंट बना सकते हैं उनके इंटरेस्ट और राइट्स के रिगार्डिंग। लेकिन यहाँ पे भी मतलब ये इतनी सारी चीज़ें बता दी सर जॉन लॉक ने कि लोगों के पास राइट टू रेजिस्ट है, लेकिन यहाँ पे भी क्रिटिक्स का कहना ये है कि मतलब लोगों को इतनी ज़्यादा पावर देनी ना राइट टू रेजिस्ट की, कि वो बार बार इस चीज़ को करेंगे, बार बार गवर्नमेंट को चेंज करेंगे, क्योंकि ज़रा सा भी कुछ हुआ तो वो तो सीधे गवर्नमेंट चेंज कर देंगे। तो ये है कि ये बाद में एक कन्फ्यूजन या एक डिसऑर्डर क्रिएट कर सकता है, जो कि स्टेट के लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। बाकी सर जॉन लॉक ये बताते हैं कि पॉलिटिकल पावर जो है वो तभी तक लेजिटिमेट हो सकती, तभी तक वो राइट हो सकती है जब तक वो लोगों के पर्पस के लिए, लोगों के लिए, गुड के लिए काम कर रही है और उनके नेचुरल राइट को प्रोटेक्ट कर रही है, उनकी पर्सनल लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर रही है। अभी ये लास्ट चैप्टर था इस बुक का, और इस बुक का कंक्लूजन हम ऐसे ही देख सकते हैं कि सर जॉन लॉक ने जो 2 ट्रीटाइज ऑफ गवर्नमेंट बुक लिखी है, उन्होंने उसमें बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि ये डिवाइन राइट ऑफ नेचर, डिवाइन राइट ऑफ जो गॉड था, डिवाइन ओरिजिन जो थ्योरी थी, उन्होंने उस चीज़ का अपोज़ किया है और उन्होंने ये बताया कि एक डिवाइन रूलर या फिर एक एब्सोल्यूट पावर नहीं होनी चाहिए, एक ऐसी पावर होनी चाहिए जो लोगों के कंसेंट से बने। और उन्होंने फिर इसी में एक बताया है कि स्टेट ऑफ नेचर क्या है और नेचुरल राइट्स क्या क्या हैं, जैसे कि स्टेट ऑफ नेचर ये हो गया कि ऑल इंडिविजुअल्स आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल, और नेचुरल राइट्स यही हो गए कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, राइट टू लिव, और यही सब अपने नेचुरल राइट्स हो गए। और उन्होंने इस लास्ट में ये बताया कि राइट टू रेजिस्ट की पावर ज़रूर होनी चाहिए, कि अगर कोई भी गवर्नमेंट लोगों के पर्सनल कंसेंट में या लोगों के गुडविल में काम नहीं कर रही है तो लोग उसे रेजिस्ट कर सकते हैं। तो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।